राजेश अग्रवाल जी, अभी हम लोग बजट से पहले इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि टैक्स रिजीम क्या होगी, टैक्स में लोगों को क्या कुछ सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन जो वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है उसमें कई अहम बातें कही हैं। इनकम टैक्स को और भी आसान बनाया गया है। 1960 का जो टैक्स एक्ट है उसकी समीक्षा होगी। पहले आप ये बताइए कि 1960 का टैक्स एक्ट है क्या जिसकी समीक्षा की बात वो कह रही है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो एक्ट है, इसमें हर वर्ष जो अमेंडमेंट्स होते गए हैं हर बजट में, उसके वजह से कहीं ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया है इम्प्लीमेंटेशन की हद तक। तो इसकी समीक्षा करके जहाँ पे लिटिगेशन अपील्स कम हो सकते हैं और सुविधा बढ़ सकती है एसएससी के लिए, इस और उनका झुकाव है और उनका इसको रिव्यू करके इसमें जो चेंजेस ला सकते हैं उसके ऊपर उन्होंने रिपोर्ट 6 महीने के अंदर दर्ज करेंगे और उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि उन्होंने क्या उसमें से चेंजेस करने चाह रहे हैं। एक बात उन्होंने और कही कि 2/3 जो लोग हैं उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम को चुना। तो दर्शकों को पहले तो ये क्लियर करिएगा कि न्यू टैक्स रिजीम क्या है, पुरानी टैक्स जो रिजीम थी वो क्या थी और लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम को क्यों चुना है? न्यू टैक्स रिजीम का एक बेनिफिट ऐसा है कि उसमें आपका इन्वेस्टमेंट हो या ना हो, आपको कोई डिडक्शन या एग्जम्पशन कोई क्लेम नहीं करने, फिर भी आपको 7 लाख रुपए तक का इनकम आपको छूट दिया गया है। भले कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसका अगर आपका इन्वेस्टमेंट है या कोई आपने खर्चा किया है तो ही आपको उस हद तक डिडक्शन मिलेगा। तो न्यू स्कीम चुनने का पर्पस वही है कि आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, कोई आपको डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है, फिर भी आपको 7 लाख तक का इनकम का छूट दिया गया है। एक और अहम सवाल यहां पे उठता है राजेश अग्रवाल जी की जो वित्त मंत्री ने कहा कि 7 से 10 लाख की अगर आमदनी होती है तो 10% टैक्स लगेगा और नए रिजीम में हम जानते हैं कि 3 लाख तक टैक्स नहीं लगता है। लेकिन ये 7 से 10 लाख वाली चीजों को थोड़ा सा दर्शकों को बताइएगा। जो 10% टैक्स लगेगा इसका मतलब यह है कि इस टैक्स में राहत नहीं मिली? नहीं, इसमें ये जो न्यू रिजीम है इन्होंने इसको रिस्ट्रक्चर किया है। जो 7 लाख तक पहले कोई टैक्स नहीं था उसको उन्होंने रिस्ट्रक्चर करके ओल्ड रिजीम के जैसा ही मर्ज किया है, जिसमें उन्होंने 3 लाख से 7 लाख तक जो पहले कोई टैक्स नहीं था उसको अभी उन्होंने 5% टैक्स रेट में लाया है। 7% से 10% पर आपको 7 लाख से 10 लाख तक आपको 10% टैक्स भरना होगा। मगर 10 लाख से अबव उन्होंने जो टैक्स रेट्स थी काफ़ी कम की है। तो आपका जो कहना है एकदम सही है कि 7 लाख से 10 लाख तक एज सच किसी को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मगर उसके आगे जो है वो काफी बेनिफिशियल है। यानी अगर आपकी तनख्वाह जो है वो सैलरी है या फिर आपकी इनकम जो है वो अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो क्या ये मान के चले कि जो बजट है उसमें हमें राहत मिली है? क्योंकि उसमें ये कहा गया है कि 12 से 15 लाख की आमदनी पर 20% टैक्स लगेगा। यस, तो जैसे कि निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि ये जो न्यू चेंजेस हुए हैं प्रपोज्ड, इसमें 17,500 का हर सैलरीड पर्सन को इसमें बेनिफिट हो सकता है। लेकिन 15 लाख से ज्यादा की आमदनी होती है तो टैक्स की संख्या 30% तक हो जाती है। ये पहले भी मेरे ख्याल से यही थी, 30% ही थी। यस, 30% थी। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात हम लोग कर रहे थे बजट से पहले, उसमें थोड़ी राहत मिली है। यस, क्या राहत है उसमें वो दर्शकों को बताइएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन होता क्या है और उसमें जो बजट पेश किया गया है उसमें हमें किस तरह से राहत मिल रही है? पहले जो स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने को एक वजावट है जिसमें अपना इनकम जो है उस अमाउंट से कम होता है। तो पहले जो अमाउंट था वो 50,000 का था और उन्होंने अभी जो प्रपोज किया है वो 75,000 प्रपोज किया है। अच्छा, तो इसमें 25,000 तक का एडिशनल डिडक्शन सैलरीड एम्प्लॉइज को मिल सकता है। 25,000 रुपए तक का एडिशनल डिडक्शन मिल सकता है। एक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कहा कि जो एक एंजल टैक्स था उसको खत्म किया गया। ये किस प्रकार का टैक्स था और ये किस तरह से स्टार्टअप पे लगाया जाता था? ये एंजल टैक्स जो है ये शेयर बायबैक के ऊपर था। जो स्टार्टअप्स को शेयर्स बेचने हैं उनका जो मार्केट वैल्यू है, सपोज मार्केट वैल्यू है 250 रुपया और ये बिक रहा है उसके अबव, तो इसका जो डिफरेंस है इसके ऊपर एंजल टैक्स लगता था। इसको स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एंजल टैक्स एबोलिश किया। ये बहुत अच्छा मूव है और काफ़ी इसकी मांग की गई इंडस्ट्री से। सीधे अर्थों में समझें तो इस टैक्स को खत्म करने से
क्या फर्क क्या पड़ेगा वो बताइए, वो क्या फर्क पड़ेगा? सर, मान जो लीजिए कॉमन जो मैन के हिसाब से बताइए चीजों को कि क्या फर्क क्या पड़ेगा? कॉमन मैन के हिसाब से नहीं, मगर जो कंपनीज है, स्टार्टअप्स है, जिनका वैल्यूएशन आज शेयर्स का 250 रुपया है और वो अगर 250 से ज़्यादा में उसका ट्रेड करते हैं, बायबैक करते हैं या सेल करते हैं, तो उसके ऊपर का टैक्स अभी हट गया है। तो नाउ दो वैल्यूएशन का जो रिस्ट्रिक्शन था, जो सोच था कि भाई मेरा 250 के ऊपर जाएगा तो एंजल टैक्स आ जाएगा, तो वो अभी जरूरत नहीं पड़ेगा। पहले ओवरऑल आप पहले तो ये बताइएगा कि इस बजट को देखने के बाद आपकी अपना अनुभव क्या कहता है, ये बजट किस तरह का था? मेरा अनुभव है कि बहुत अच्छा और विकसित भारत के अनुरूप ये बजट ड्राफ्ट किया है, प्रपोज किया है। इसमें हर वर्ग को कंसिडर किया है। स्पेशली सीतारमण जी ने जब शुरू किया तो ये बजट उन्होंने फार्मर्स के लिए शुरू किया और कई तरह की नेचुरल ऑर्गेनिक खेती से रिलेटेड कई बेनिफिट्स उन्होंने दिए। और जो खेती को, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट हम कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आज है वर्ग है, तो 48% एम्प्लॉयमेंट खेती से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस बजट के बाद अगर हम पिछले 5 सालों का देखें ना, तो बजट के बाद लगातार जो सेंसेक्स है वो गिरता रहा है, शेयर बाजार में बहुत ज्यादा गिरावट आई है। इस बार भी देखिए कि शेयर बाजार में गिरावट आई है। क्या वजह रही कि शेयर बाजार में गिरावट आई? अगर आप कह रहे हैं कि बजट में सब कुछ अच्छा है तो शेयर बाजार में गिरावट क्यों आई? शेयर बाजार में गिरावट होने का एक कारण हो सकता है कि इंडस्ट्री का जो एक्सपेक्टेशंस था वो काफी ज्यादा था कि कॉर्पोरेट टैक्स में कुछ रियायत मिले। कॉर्पोरेट टैक्स में अभी जो रियायत मिली है सिर्फ फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज को मिली है, जिसमें 40% से 38%, 35% तक की टैक्स लगेगा। तो 5% का जो रियायत मिला है वो सिर्फ फॉरेन कंपनीज को मिला है। और ऐसा कोई डिसीजन इंडस्ट्री अगेंस्ट नहीं है। मैंने जो बजट सुना उसमें नहीं, लेकिन अगर इंडस्ट्री के अगेंस्ट नहीं है तो इंडस्ट्री के फेवर में भी तो नहीं है, क्योंकि उम्मीदें उन्हें इस बात से थी कि इस बार का जो बजट आएगा कम से कम वो फ्रेंडली होगा। तो फ्रेंडली नहीं हुआ, क्या ये एक बड़ी वजह है कि जो सेंसेक्स में जो गिरावट आई है? मुझे लगता है ये शॉर्ट टर्म गिरावट है, क्योंकि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स उन्होंने कुछ हद तक बढ़ा दिया है। तो ये जो डिसीजंस है ये शॉर्ट टर्म के लिए इम्पैक्ट कर रहे हैं, मगर आगे चल के ये कवर हो जाएगा। अच्छा राजेश जी, एक और सवाल कि कई ऐसी चीजें हैं जिस पर जो कस्टम ड्यूटी है वो घटाई गई, चाहे वो एक्सरे मशीन हो, चाहे वो प्लेटिनम हो, इन पर कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। इस कस्टम ड्यूटी को घटाने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कैसा है, हम जो बोल रहे हैं कि ये ज़रूरती चीज़ें हैं, इसका उपयोग हम मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं ये सब चीज़ों का, उसके वजह से हमारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है कस्टम ड्यूटी की वजह से। कस्टम ड्यूटी कम करने से इसका जो कॉस्टिंग है ये कम होगा और हम इसको कम दाम पे अवेलेबल कर सकते हैं। इसको कम दाम पे अवेलेबल कर सकते हैं, लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी उठता है कि एक आम आदमी, अब मान लीजिए मेरी सैलरी 10 लाख रुपए है, तो अब इस टैक्स से अगर मैं सालाना 10 लाख रुपए कमाता हूं तो आज जो बजट पेश हुआ है उससे मुझे कितनी बचत हो पाएगी? 10 लाख के लोगों को एवरेज अगर हम न्यू टैक्स रिजिम में भी देखते हैं तो बचत वैसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि उन्होंने जो निकाला है 17,500 का बचत, वो 15,000 की सैलरी कंसिडर करके निकाला है, जिसमें उन्होंने टैक्स बेनिफिट दिया है सैलरीड वालों को। मगर 10 लाख वालों को उतना बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन क्या अगर 10 लाख से जिनकी तनख्वाह ज्यादा है तो अगर उनकी बात करें तो उनको बेनिफिट हो रहा है? उनको बेनिफिट हो रहा है। किस तरह से? जो पहले जो टैक्स रेट था 12 लाख से 15 लाख के सैलरी वालों के लिए, वो 30% के स्लैब में जा रहे थे, अभी वो 20% के स्लैब में है। तो ये जो स्लैब्स है वो कम हुआ है सैलरीड वालों के लिए, तो उसकी रियायत उनको मिलेगा 17,500 रुपए तक। 17,500 की रियायत मिलेगी, लेकिन सबसे अहम बात है कि 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जिसकी बात हम सुबह से कह रहे थे कि क्या आप इस पूरे बजट को देखिए, मिडिल क्लास परिवार को इसमें क्या मिला? मिडिल क्लास परिवार को इसमें मुझे सबसे अच्छा जो लगा है उसमें उन्होंने इंटरेस्ट रिड्यूस किया है एजुकेशनल लोन के ऊपर। जो योजनाएं हैं उनकी, जो अभी की योजनाएं हैं वो सारी कंटिन्यू की है। अन्न की योजनाएं हो, निवास की योजनाएं हो, ये जो सारी योजनाएं हैं जो अभी चालू है वो सारी कंटिन्यू की है। उसके अलावा एजुकेशन के ऊपर उन्होंने फोकस किया है।
लेकिन जिसकी चर्चा हम लोग सुबह कर रहे थे कि जो टैक्स स्लैब है जो 7 लाख रुपए तक है उसे बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाया, जिसकी उम्मीद एक मिडिल क्लास लगा के बैठा था कि नहीं इस बार थोड़ा सा हमें टैक्स में राहत मिलेगी, ये सारी चीजें होंगी, शायद गवर्नमेंट हम पर मेहरबान हो जाए। तो क्या बोले कि मिडिल क्लास फ्रेंडली बजट है क्या ये? टैक्स रेट के ही हिसाब से मिडिल क्लास फ्रेंडली बजट कहना ये उचित नहीं होगा, क्योंकि उसमें टैक्सेशन का इम्पैक्ट इतना नहीं है जो न्यू, और ये अनएक्सपेक्टेड ही था क्योंकि उन्होंने जो न्यू टैक्स रिजीम लाया है 2 साल से, उसको 7 लाख तक का छूट दिया है, उसको अचानक से मर्ज करना ओल्ड टैक्स रिजीम में एक थोड़ा सा नया डिसीजन है हमारे लिए भी। मगर एक्सपेक्टेशन तो हर आदमी करता ही है गवर्नमेंट से कि 8 लाख हो 10 लाख हो। हमारे भी डिस्कशन में आ रहा था कि ये सीमा 10 लाख तक चली जाए। देखो, एक्सपेक्टेशन तो हमारा रहना ही है, मगर गवर्नमेंट को भी पूरा गवर्नमेंट चलाना है, उनके भी कुछ परिसीमा है। तो उसके हिसाब से मैं कहूँगा कि ये बजट बहुत अच्छा है, कॉम्प्रिहेंसिव है और सारे लोगों का ध्यान रखकर बनाया हुआ बजट। अच्छा, ये रेंटल हाउस की स्कीम जो लॉन्च होगी उससे आम लोगों को क्या कुछ फायदा मिलेगा? जो रेंटल हाउसिंग स्कीम है ये स्पेसिफिकली लेबर वर्ग के लिए है जो माइग्रेट होते हैं। जैसे अभी हम दिल्ली की बात करें तो यूपी, हरियाणा, पंजाब, काफ़ी जगहों से लेबर जब माइग्रेट होता है तो उनके लिए बड़ी समस्या रहती है रहने की। तो उन्होंने पीपीपी मोड पे ये जो मॉडल सोचा है, मुझे लगा ये सक्सेसफुल रहेगा, मुझे लगता है। नहीं, उनको किस तरह से इस योजना का लाभ दिया जाएगा, सवाल ये भी है। ठीक है, हमने योजना की घोषणा कर दी, हमने कहा कि ठीक है हम इसे लागू करेंगे, लेकिन उन्हें लाभ कैसे दिया जाएगा, पहचान कैसे की जाएगी? जो कामगार या जो भी एम्प्लॉइज है जिनको माइग्रेट होना है, उनके लिए अगर रहने की समस्या हम सॉल्व कर दिए या इंडस्ट्री के बाजू में कुछ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स डेवलप कर दे, तो वहाँ पे उनकी बहुत बड़ी समस्या सॉल्व होने के कारण वो माइग्रेशन इजीली हो जाएगा। अगर आप देखेंगे सबर्ब में लोग माइग्रेट होने से थोड़ा से हिचकिचाते हैं क्योंकि वहाँ स्कूल की फैसिलिटी नहीं है, बैंकिंग नहीं है, रहने का फैसिलिटी नहीं है, और ट्रैवलिंग अगर 2-2 घंटे का हो तो थोड़ा सा हिचकिचाता है आदमी, थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। लेकिन आपके हिसाब से ये फ्रेंडली बजट है? yes. मतलब ऐसा नहीं है कि ना उम्मीद वाला बजट है, उम्मीद भी बहुत ज्यादा नहीं जगी, लेकिन हाँ ठीक है, इसको आप ठीक कह सकते हैं। या ठीक कैसे कर सकते। लेकिन हालांकि बाजार अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बाजार में गिरावट आई है, लेकिन देखना यह होगा कि इस पर प्रतिक्रिया क्या आती है, क्योंकि विपक्ष जो मांगे कर रहा था, खासकर किसानों की बात करें कि एमएसपी को लेकर गारंटी लेकर आए, और दूसरी जो मांगे थी, क्या वो मांगे पूरी हुई है या नहीं, इस पर रिएक्शंस भी आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा राजेश अग्रवाल जी, हम आपके पास ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। हम आपसे समझेंगे कि इस बजट का मिडिल क्लास के अलावा जो निम्न तबका है उस पर क्या कुछ असर पड़ा है, और खासकर उद्योग जगत पर इसका क्या कुछ असर पड़ा है। लेकिन बुलेटिन में वक्त हो गया।